आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले वाले क्लास में हमने प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये सभी बता चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब इस क्वेश्चन में एक शब्द आया धनात्मक विषम पूर्णांक। तो आखिर ये धनात्मक विषम पूर्णांक होता क्या है? तो पूर्णांक तो पहले आप जान लीजिए कि पूर्णांक, जैसे पूर्णांक का उदाहरण आपको बता देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या और शून्य ये सभी पूर्णांक होते हैं। पर यहाँ पे शब्द आया है विषम, धनात्मक भी हो और विषम भी हो। तो धनात्मक तो वही जिसमें माइनस का चिन्ह नहीं लगा रहता है, ऋण का चिन्ह नहीं लगा रहता है, और साथ साथ उसके साथ साथ विषम भी बोल रहा है। तो विषम कौन सा हो गया? तो विषम संख्या जो रहेगा वही विषम पूर्णांक होगा। 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी विषम पूर्णांक होंगे। तो बोल रहा है कि उन्हीं सब में से कोई, बोल रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम कोई भी धनात्मक विषम बोल रहा है कि कोई भी एक धनात्मक, जैसे एक भी धनात्मक विषम पूर्णांक है तो क्या एक, बोल रहा है कि एक को इसके रूप में लिखा जा सकता है 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का लिखा जा सकता है? क्या उसको इस रूप में लिख सकते हैं? यानी जैसे कि ए, हम लोग मान लिए कि माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो क्या ए को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं? यही क्वेश्चन बोल रहा है। और लास्ट में बोल रहा है कि जहाँ क्यू कोई पूर्णांक हो, तो इसमें जो क्यू है वो कोई पूर्णांक हो यानी कोई भी संख्या हो। तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा भाजक b बराबर 6। अब हमने लिख दिया माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा भाजक b बराबर 6। अब बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये भाजक क्या है, भाजक कहाँ से आ गया? तो इससे पहले वाले क्लास को अगर आप लोगों ने देखा है तो उस समय जो मैंने बताया था उस बात को ज़रा गौर कीजिए और याद कीजिए कि वहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का एक सूत्र बताया था, a बराबर BQ+R। तो अगर गौर से आप इसको देखेंगे, इस समीकरण को देखेंगे तो ये BQ+R के रूप में है। 6 यहाँ पर B है, Q यहाँ पर Q के ही रूप में है, और जो प्लस है तो प्लस है, और अचर जो है R था यानी शेषफल, तो ये BQ+R के रूप का ही है। और ए तो हम लोग कोई a बराबर BQ+R, तो यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक को हम लोग इसीलिए a माने हैं। अगर हम यहाँ पे, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ आप a ही मान सकते हैं, यहाँ पर आप a से लेकर z तक कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन a मानेंगे तो कुछ आसानी होगी बनाने में, क्योंकि इसका सूत्र ही a बराबर BQ+R है। तो अगर x भी मानते हैं तो बाद में आपको x को x की जगह पर a ही लिखना पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ पर x की जगह पर a ही लिखना पड़ेगा, इसलिए a हम लोग माने अपने मतलब सुविधा के लिए। तो हम लोग लिखा कि माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब आप लोग को ये भी लग रहा होगा कि ए ही क्यों, अगर हम कोई विषम संख्या बोलें तो विषम संख्या के लिए तो हम फिर 1, 3, 5, 7 भी लिख सकते हैं। तो ज़रूर लिख सकते हैं। आप अचर संख्या, अचर पद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों ने चर पद का इस्तेमाल किया है, आप अचर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा सुविधा होगा, इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि चर पद का इस्तेमाल करें। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से इससे पहले वाले क्लास में भी मैंने बताया था कि जिनको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का सूत्र नहीं याद रहेगा उनसे ये चैप्टर ही नहीं बनने वाला है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इसके यूक्लिड विभाजन सूत्र के ही आधार पर बनेगा। इससे पहले वाले क्लास में भी मैं ये बात बता चुका हूँ। तो आप ज़रूर ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का सूत्र आप हमेशा याद रखिए। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है a बराबर BQ+R, जहाँ, ये भी मैंने उस दिन नोट्स में लिखवाया था, जहाँ 0 < R
लेस देन बी। इसका मतलब ही हमने समझाया था, आज फिर से समझा देते हैं कि 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी का मतलब जो इसका आर जो यानी शेषफल जो होगा वो 0 के बराबर हो सकता है लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। तो हम लोग लिखेंगे ए बराबर, अब बी तो भाजक बी हम लोगों ने क्या माना था 6, क्योंकि यहाँ माना नहीं था, यहाँ पर लिखा ही था क्वेश्चन में 6, तो 6 यहाँ पे डाल देंगे। क्यू गुना में तो गुना में, और प्लस आर है तो आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, और बी का क्या है मान 6, यानी भाजक क्या है 6, तो 6 यहाँ पे लिख दिए 6। ए बराबर 6Q प्लस आर, जहाँ आर बराबर 0 1 2 3 4 5। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या लिख दिए, तो ये हम लोगों ने हमने ये पहले भी आपको बताया कि जो आर का मान होगा, जो शेषफल का मान होगा वो 0 के बराबर हो सकता है या फिर 6 से छोटा हो सकता है। तो 0 के बराबर यानी 0, आर का मान 0 भी हो सकता है और 6 से छोटा हो सकता है। 6 तो 6 से छोटा होने का मतलब 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो इसलिए हमने ये लिखा। अब इसी को हम लोग लिख देंगे 6Q प्लस, यहाँ पर 6Q प्लस 0, लेकिन 6Q प्लस 0 का मतलब बराबर ही तो 6Q ही होगा। 6Q में अगर 0 को ऐड करेंगे, जोड़ते हैं तो 6Q होगा, तो क्यों हम लोग 0 लिखें, सीधा हम लोग 6Q लिख देते हैं। फिर ए बराबर हम लोग 6Q प्लस 1, ए बराबर 6Q प्लस 2, ए बराबर 6Q प्लस 3, ए बराबर 6Q प्लस 4, और ए बराबर, लेकिन हम इधर नहीं लिखते हैं, आपको यहीं पे लिख देते हैं सामने में 6Q प्लस, ताकि आपको और आसानी से दिखे, 6Q प्लस 5। तो अब इसको ए को हम लोग इस रूप में यानी लिख सकते हैं। क्वेश्चन यही ना पूछ रहा था कि क्या ए को यानी कोई भी विषम पूर्णांक, जैसे ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हमारे हैं, तो क्या ए को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। तो ए बराबर 6Q, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर 6Q यानी ए जो ये है इधर वाला, मतलब जो इसका दायां साइड का जो भी है, मतलब दायां पक्ष जो है वही बायां पक्ष है। बराबर करने का मतलब यानी ये दोनों बराबर है, यानी इसको इस रूप में लिखा जा सकता है और इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 2 गुने 3 बराबर 3 गुने 2, जब 2 गुने 3 को गुना करेंगे भी तो 6 आएगा, और 3 गुने 2 को भी गुना करेंगे तो 6 ही आएगा। तो दोनों को हम लिख सकते हैं किसी भी तरीका से, उसी प्रकार इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन यही ना पूछ रहा था कि क्या 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 को इस रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए तो लिखा जा सकता है, तो हाँ लिखा जा सकता है। इस रूप का है, इस रूप का है, इस रूप का है, तीनों रूप का है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, लेकिन हम लोगों ने चूंकि इसका भी निकाल दिया है तो पहले हम लोग जो मतलब इसका सम का है इसका भी पहले चर्चा कर लेंगे। तो पहले लिखते हैं कि लेकिन ए बराबर 6Q, ए बराबर 6Q प्लस 2, ए बराबर 6Q प्लस 4 से धनात्मक 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 सम पूर्णांक प्राप्त होता है। अब इसका मतलब समझें, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि इससे सम धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। यानी ए बराबर 6Q, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4, क्योंकि देखिए लास्ट में क्या है, यहाँ 6Q प्लस 0 था, तो 0 सम संख्या, 0 जिसके लास्ट में वो सम संख्या होता है, जिसके लास्ट में 2 है वो सम संख्या, जिसके लास्ट में 4 है ये सभी सम संख्या है, तो इससे धनात्मक सम पूर्णांक प्राप्त होगा। लेकिन हमको क्या पूछा था क्वेश्चन कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो इसलिए अब लिखेंगे हम लोग, अब लिखेंगे कि अतः जब ए धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, जब ये धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक होगा तो 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 विषम धन पूर्णांक होगा, विषम धन पूर्णांक
होगा होगा क्यू के लिए। अब लास्ट लाइन जो हमने लिखा है बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए हम समझाते हैं। हम लोगों ने लिखा क्या कि लेकिन इससे सम धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा, लेकिन क्वेश्चन तो विषम धन पूर्णांक का बात कर रहा था। ये क्या हम एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं? तो जी हाँ लिख सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे आपको बता ही दिया कि लिख सकते हैं, तो उसी को बस हम सेंटेंस के रूप में लिख दिए कि अतः जब ए धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, यानी ए जब हम लोग माने थे धनात्मक विषम पूर्णांक होगा तो 6q+1 6q+3 6q+5 विषम धन पूर्णांक होगा, मतलब इसके रूप में लिखा जा सकता है। कहने का बस यही अर्थ है कि हम लोग इसको सेंटेंस के रूप में लिख दिए हैं। और ब्रैकेट में लिखे हैं क्यू के लिए, क्यों यहाँ पर बोला था कि जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है तो यहाँ पर क्यू कोई पूर्णांक है, इसलिए क्यू के लिए। तो उम्मीद होगा कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, तो आप लोग कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? अब इसमें बोला गया अधिकतम संख्या क्या है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के चैप्टर से, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि अधिकतम संख्या क्या है, तो इसमें हमेशा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से उसका एचसीएफ निकाला जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि एचसीएफ का परिभाषा भी होता है, महत्तम मान एचसीएफ ही कहलाता है। एचसीएफ का परिभाषा में मौसा उसको इसलिए कहते हैं महत्तम मान, तो इसलिए उसका एचसीएफ निकलेगा। तो इसमें बोला किसी परेड में 616 वाले एक सेना की टुकड़ी, तो किसी परेड में तो मान लेते हैं कि माना कि पहली टुकड़ी में सेना के सदस्यों की संख्या 616 होगी। वही ना बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है। तो यहाँ पे सेना की कै गो टुकड़ी है? 2 टुकड़ी है। तो मानते हैं, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे कि माना कि पहली माना कि पहली टुकड़ी में सेना की माना कि पहली टुकड़ी में सेना की सदस्यों की संख्या 616 तथा दूसरी टुकड़ी की सदस्यों की संख्या तथा दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या क्या बोला था क्वेश्चन में? दूसरी टुकड़ी में 32। तो हम लोगों ने लिख दिया कि माना कि पहली टुकड़ी में सेना की सदस्यों की संख्या 616 तथा दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 32। तो इसमें अधिकतम संख्या बोल रहा है, यही बोल रहा है कि सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब सेना की 2 टुकड़ी है, एक 616 सदस्यों वाली और एक 32 सदस्यों वाली, जिसको एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है। स्तंभ यानी एक रडार, एक लाइन में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी ये सभी को मार्च करने के लिए? तो इसमें हम लोग लिखेंगे, क्योंकि हम बता ही दिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि अधिकतम संख्या पूछ रहा है और इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एचसीएफ ही निकलता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका सूत्र क्या होता है? a बराबर BQ+R। अब यहाँ पर अभी हम पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे, तब उसी मान को यहाँ पर सेट करेंगे। तो पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं, भाग विधि से एचसीएफ निकालेंगे। तो एक बार में 32 लगाएंगे क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 29 हो जाएगा, 6 उतर जाएगा। फिर 32 से 9 बार में 288 लग जाएगा, 9 बार में 288 लगेगा, तो इसमें से जाएगा तो 8 बच जाएगा। फिर 8 से जब 32 में भाग करेंगे तो 4 बार में पूरा कट जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 8। इससे पहले वाले क्लास में भी हमने समझाया था कि जब शेषफल 0 हो जाता है तो उसका जो
भाजक होता है वही उसका एचसीएफ हो जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसमें भाजक ये होता है, भाज्य ये होता है, भागफल ये होता है, शेषफल ये होता है, तो इसका भाजक 8 है तो ये एचसीएफ हो गया। अब इसी मान को यहाँ पर सेट कर देना है। तो ए क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या है इसमें भाज्य क्या है 616 लिखेंगे। भाजक क्या है 32 लिखेंगे। गुना है तो गुना, क्यू यानी शेषफल, क्यू यानी भागफल, सॉरी शेषफल बोला गया, भागफल होगा, क्वोटिएंट होगा। तो यहाँ पे भागफल 19 है, 19, और शेषफल क्या है 8। और दूसरे वाले में इसमें भाज्य क्या है 32, भाजक क्या है 8, और शेषफल क्या भागफल क्या है 4, और शेषफल क्या है 0। यहाँ पर हो गया शेषफल 0, इसलिए हम लिख सकते हैं कि चूंकि r बराबर 0, r बराबर 0, अतः एचसीएफ बराबर एचसीएफ 616 32 बराबर 8 हो गया। इसका एचसीएफ निकल गया 8, यानी इसका जो हो गया क्या कहते हैं, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो अधिकतम संख्या उन स्तंभों की क्या है 8, जिसमें सेना की दोनों टुकड़ी मार्च करेंगे उस संख्या, उस स्तंभ, उस मतलब जो जिसमें सेना की दोनों टुकड़ी मार्च करेंगे उनमें स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। वो 8 स्तंभों में सेना की दोनों टुकड़ियां मार्च कर सकती हैं। तो इसको डायरेक्ट तो हम ऐसे 8 लिख के आंसर दे नहीं सकते हैं, इसको एक क्या कहते हैं, एक समीकरण के रूप में इसको एक हम लिख सकते हैं। तो अब लिखते हैं, इसको हम एक डिफिनेशन के रूप में लिखते हैं। इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या, इसको एक सेंटेंस के रूप में लिख रहे हैं ताकि और आंसर अच्छा लगे बनाने में। इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, जिसमें सेना की दोनों टुकड़ियां मार्च कर सकती है। उम्मीद हुआ कि आपको ये क्वेश्चन सब अच्छे से समझ में आया होगा जो हमने समझाया है। अगर इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट में बताइए।